हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 13 ऑसिलेशंस के अंदर लेकर के आ गया हूं। इस प्लेलिस्ट में ऐड होने वाला है इसका पहला वीडियो, जो कि है इंट्रोडक्शन। और इसी के साथ साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं और ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, इसका जो पूरा बेसिक आइडिया है ना, वो आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके एंट्री वाले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे जो बातें हो रही ना, वो थोड़ी सी हो रही है प्रैक्टिकल वाली। ठीक है, कि हमने डेली लाइफ में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करके रखी हुई हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस सच एज, हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे मोशंस को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी यहां पर मूव कर रहा हूं, तो ये क्या एक तरह का मोशन है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि तुम अपने स्टडी रूम में बैठे हुए हो और तुम बहुत ही गहन चिंतन में हो, तो वो होती है ना वो रिवॉल्विंग वाली चेयर। अब तुम उसके ऊपर बैठ गए और तुम ऐसे, उसमें मजा ही बहुत आता है यार, उसमें तुम गोल गोल घूम रहे हो, तो वो भी एक तरह का क्या होता है, वो भी एक तरह का मोशन ही होता है। अगर तुम वही गहन चिंतन ऐसे घूमते घूमते कर रहे हो कि भाई क्या होगा मेरा जिंदगी में, एक तो मेरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, ऊपर से मेरा ध्यान भटकता रहता है, अगर तुम ऐसे गहन चिंतन कर रहे हो, तो ये भी जो मोशन अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक तरह का मोशन ही तो है। ठीक है, तो अब इस तरह के मोशंस डेली लाइफ में क्या देखते रहते हैं। तो ना डेली लाइफ वी कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन सच एज, पहला क्या है, द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट लाइन रोड, ऑन अ स्ट्रेट रोड। कोई कार अगर मूव करिए स्ट्रेट रोड पे, तो वो भी एक तरह का मोशन ही है। तो दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलेंगे इस तरह के मोशन को सर? इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। एंड द मोशन ऑफ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मान ले बस मूव कर रही है और वहां से हमने किसी बॉल को जो है ना वो ड्रॉप कर दिया, तो बॉल का जो मोशन होगा ना, जो बॉल जो हमने ड्रॉप करा है उसका जो पूरा मोशन होगा, वो भी एक तरह का कैसा होगा सर? वो भी एक तरह का मोशन होने वाला है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। जिसको अपन क्या बोलते हैं सर? जिसको अपन कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आई मेरी बात समझ में? सच मोशंस डू नॉट रिपीट विद टाइम एंड आर कॉल्ड एज नॉन रिपीटेटिव मोशन। एक बार अगर आपने बॉल को अपने हाथ से ड्रॉप कर दिया, तो वो बॉल जब गिर गया तो अब वो क्या वापस से वो बॉल वापस से रिट्रैक्ट करके तुम्हारे हाथ में आएगा, फिर तुम उसको छोड़ोगे क्या? नहीं सर, ये अपने आप को रिपीट तो किसी भी तरह से नहीं कर रहा है। कोई कार अगर स्ट्रेट लाइन रोड पे चली गई है, तो वो अभी के लिए वापस तो नहीं आ रही। अब अगर वो घूमने फिरने के लिए निकला है, उसके पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो फिर वो अपने मोशन को इंटेंशनली रिपीट कर लेगा। लेकिन नथिंग इज दिस कि यूजुअली जो डेली लाइफ में हम कम क्रॉस करते हैं ना, उसमें कार अगर चली गई इस वाई रोड से, वापस पलट करके वो नहीं आने वाली है। वो मतलब अपने आप को रिपीट नहीं करेगी अपने मोशन को। ठीक है, आगे समझ में? तो ये जो मोशंस होते हैं दे आर बेसिकली नॉन रिपीटेटिव मोशंस। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एंड ऑर्बिटल मोशन किसी प्लैनेट का होता है ना अबाउट अ सन, ये अपने आप को जरूर रिपीट कर रहा होता है। ठीक है, ये अपने आप को जरूर रिपीट कर रहा होता है। तो अर्थ भी सन के आसपास जो चक्कर काट रही है ना, वो एक साल में अपने मोशन को फिर से रिपीट कर लेती है। ठीक है, इस तरह के मोशन को अपन क्या बोलेंगे सर? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कहने के पीछे का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये जो मोशन है ना, ये अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखा हुआ है। Such motions repeats after a definite interval of time and are called as periodic motion। तो वो अपने आप को रिपीट तो कर रहे हैं, तो रिपीटेटिव मोशन तो वो है ही, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो फिर रिपीटेटिव मोशन तो वो है ही। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ गिवन फिक्स्ड टाइम इंटरवल। जैसे कि अर्थ का जो ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है ना सन के आसपास, वो एक साल में अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो 365 डेज इज द फिक्स्ड टाइम पीरियड फॉर द रिपीटेटिव मोशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो जब भी पीरियोडिक मोशन की बात होगी, तो आपके दिमाग में एक चीज डन डनाडन
डन हो जानी चाहिए कि सर अगर पीरियोडिक मोशन है तो वो किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। पीरियोडिक है तो रिपीट तो करेगा, रिपीट तो करेगा ही करेगा, लाजमी सी बात है, लेकिन रिपीट करेगा आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, रिपीट करेगा आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। इसलिए पीरियोडिक मोशंस में एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल होता है, इस बात का आप तरीके से ध्यान रखें। और एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही है, फिर बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये जो मोशन ऑफ द कार था ना, उसको अपन क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे अपन रेक्टिलिनियर मोशन। और मोशन ऑफ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, इसको अपन बोलेंगे क्या सर, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि अब बस तो आगे की तरफ मूव कर रही है, आपने इसको यहीं से ड्रॉप कर दिया, तो ये जो अपने पास में बॉल था या ये जो भी स्टोन था, ठीक है, ये ऐसे कुछ ना कुछ करके मूव कर जाएगा और ये ग्राउंड पे गिर जाएगा। बोलो हाँ कि ना, ये फिर ऐसे ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो इस तरह के मोशन को अपन वैसे भी कहते हैं सर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके सर, डन 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 डन। अगला मसला क्या था इसके अंदर, तो ये जो मोशंस थे ना, ये जो मोशंस थे वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे थे, हेंस दे आर कॉल्ड एज नॉन रिपीटेटिव मोशन। अपने आप को वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहलाते हैं नॉन रिपीटेटिव मोशन, ठीक है। उसके बाद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। ये एग्जांपल होता है अपने पास में पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। सच मोशंस रिपीट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, और उस टाइम को अपन कहते हैं टाइम पीरियड, और इस तरह के मोशन को अपन कहते हैं पीरियोडिक मोशंस। मेरे ख्याल से ये वाला फंड आप लोग के दिमाग में बाकायदा तरीके से क्लियर आउट हो चुका था। तो निपटाएं इसको, आगे बढ़े। एग्जाम्पल है भाई, तो व्हेन अ चाइल्ड क्लाइम्स अप स्टेप कम्स डाउन एंड रिपीट द प्रोसेस। तो एक बच्चा है भाई, और बच्चों के पास वैसे भी कुछ काम खास तो होता नहीं है, छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जिस बिल्डिंग में रहता होगा, ठीक है, अब स्कूल से आया, उसके पास कुछ खास काम तो है नहीं, खाना वाना खा के नींद वींद आती नहीं है, तो जाते हैं, अब उसी क्या है, सीढ़ी पे चढ़े, उसके बाद रुके, फिर नीचे आ गए, फिर सीढ़ी पे चढ़े और रुके, फिर नीचे आ गए। उनको जिंदगी का मजा उसी में मिल जाता है, ठीक है, उनके लिए वो बहुत बड़ा फन हो जाता है। तो यही वाला एक बच्चा है अपने पास यहाँ पे, है ना, तो वो जो क्या कर रहा है, वो एक सीढ़ी पे चढ़ रहा है, उसके बाद रुक रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो अपन ने यहाँ पे लगा दी फिजिक्स, द वेरिएशन ऑफ हाइट। अब इस बच्चे का जो हाइट का वेरिएशन है, देखो सर, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका हाइट बढ़ नहीं रहा है क्या, ग्राउंड लेवल से कंपेयर करेंगे। रेफरेंस क्या है अपने पास में, रेफरेंस लाइन इज द ग्राउंड लेवल। तो जब हम ग्राउंड लेवल से कंपेयर करेंगे तो वो बच्चा जब ऊपर की तरफ गया है तो हाइट बढ़ गई है उसके बाद जब बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है तो रेफरेंस लाइन 0 पे आ रहा है। वही मसला यहां पे हो रहा है। तो वेरिएशन ऑफ हाइट अबव द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वुड लुक लाइक एज शोन इन द फिगर। इस ग्राफ में वही तो बना हुआ है। देखो, पहले बच्चा यहां जमीन पे रुका हुआ था, उसके बाद वो क्या है, चढ़ा, सीढ़ी पे चढ़ा। तो जब वो सीढ़ी पे चढ़ा तो उसका हाइट देख रहे हो उसका हाइट देख रहे हो, उसका हाइट बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ समय तक वो वहां पे रहा और उसके बाद फिर वापस कहां पे आ गया सर, नीचे की तरफ आ गया। तो हाइट फिर से कितना आ गया, बॉटम लाइन, रेफरेंस लाइन, ग्राउंड लेवल 0 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड पे कुछ समय तक रहा, फिर ऊपर की तरफ गया और उसके बाद रुका, उस हाइट पे रुका वो 2-1 सेकेंड, और उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ आ गया। तो उस बच्चे का जो ये आफ्टरनून फन हो रहा था, उसका जो दोपहर में ये खेल कर रहा था, वो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसका अपन ने ऐसा ग्राफ बना दिया। बोलो हाँ कि ना, आया समझ में, बिल्कुल सर। तो ये ना, अब वो बच्चा इस पूरे प्रोसेस को इंटेंशनली रिपीट कर रहा है, ठीक है। वो जो बच्चा है वो उस प्रोसेस को इंटेंशनली रिपीट करे जा रहा है, उसी में उसको मजा आ रहा है। तो ये हो गया रिपीटेटिव मोशन। और एक फिक्स टाइम इंटरवल तो है सर, ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में इस मोशन को रिपीट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस विल बी बेसिकली कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको सर, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अगला एग्जांपल देख लो when we play a game of bouncing a ball off the ground between our palms and the ground, ठीक है। तो अपन खेलते रहते हैं बहुत बार, एक बॉल है अपने हाथ में, ऐसे टप्पा खाया ऊपर आया, टप्पा खाया ऊपर आया, टप्पा खाया ऊपर आया। तो ये जो हम गेम खेल रहे हैं ना, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, द वेरिएशन ऑफ द हाइट, हाइट तो वेरी कर रही है सर। जैसे मैंने उसको ड्रॉप करा तो उसका हाइट जो था ना, वो पहले मान ले रेफरेंस लाइन मतलब ग्राउंड लेवल से हल्का सा ऊपर था, उसको ऐसे मैंने टप्पा खिलवाया तो फिर वो नीचे की तरफ जा रही है, तो उसका हाइट जो है ना वो कम हो रहा है सर, उसका हाइट जो है वो कम हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। तो द हाइट का वेरिएशन तो आ रहा है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा सर। ये सब कुछ जो अपन करते हैं ना, वो करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां पर भी एक्स एक्सिस पर टाइम आ रहा है, ऊपर वाले केस में भी एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा था सर, टाइम आ रहा था, ठीक है सर। ओके डन। तो वेरिएशन ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वुड बी ऑफ द टाइप एज शोन इन द फिगर, जो कि यहां पे बना करके रखा हुआ है अपन ने, ठीक है। देखो भाई, जैसे अपन ने बॉल का टप्पा खिलवाया,
तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो तुम देख रहे हो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ये ग्राफिकली जा रहा है नीचे की तरफ। बिकॉज एक बात समझो, तुम इसको ऐसा सोचो कि सर ये लीनियरली नीचे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज लीनियर मोशन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लीनियर ग्राफ जो है ना वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि सिस्टम में एक्सेलरेशन है। बॉल में क्या हो रहा है सर? एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे बॉल को अपन टप्पा खिलवाया तो वो जो बॉल नीचे टप्पा खा रही है, वो जो बॉल नीचे की तरफ जा रही है, क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है नीचे की तरफ? नहीं सर, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं जा रही है। बॉल में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ प्लस जी, मतलब प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इस बॉडी में क्या आ रहा है सर? एक्सेलरेशन आ रहा है। इसीलिए ग्राफ क्या है ना, पूरा ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन नीचे, स्ट्रेट लाइन ऊपर नहीं है। आई मेरी बात समझ? यस सर, पक्का आ गई। ठीक है, तो दिस मोशन इज ऑल्सो रिपीटेटिव। ये अपन रिपीटेटिव कर रहे हैं, इस मोशन को रिपीट कर रहे हैं, इंटेंशनली रिपीट करे जा रहे हैं हम इस मोशन को। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं क्या सर? इसको अपन कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इसको अपन क्या बोलेंगे सर? इसको अपन बोलने वाले हैं पीरियोडिक मोशन। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही जानदार शानदार तरह से बैठ गया है क्या? बस मुझे कंफर्मेशन चाहिए और मुझे बहुत जल्दी कंफर्मेशन देते हुए चलना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलना। और अगर हर एक बात शानदार तरह से समझ में आ रही है तो फिर वो जो फायर इमोजीज होते हैं ना वो सब चलते रहने चाहिए कॉमेंट सेक्शन में। उससे क्या है कि मजा आता है भाई। फिर जब ये वीडियो रिलीज होता है और जब उसको मैं देखता हूँ और उसके बाद भी सालों तक उसमें क्या है कि हम नीचे कमेंट्स बच्चे डालते रहते हैं कि सर मजा आ गया, तो फिर भाई ये एक तरह का क्या है, डेली सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक एंड अ गर्ल स्विंगिंग ऑन अ स्विंग आर टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है भाई, सिंपल पेंडुलम, ये देख ले, घड़ी वाला जो पेंडुलम होता है ना उसका जो मोशन है ना उसको अपन क्या बोलेंगे सर? वही तरह का टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, जैसे मान ली ये पेंडुलम है तो ये पेंडुलम बॉब मान लेते हैं अपन इसको। ठीक है, अब क्या है कि ये स्विंग करेगा, फिर ये यहां तक पहुंच जाएगा, उसके बाद स्विंग करके फिर ये पीछे की तरफ आ जाएगा, तो ये कुछ मसला है। फिर ये आगे की तरफ जाएगा, फिर ये पीछे की तरफ आएगा, तो ये ऐसे ही क्या है, ये स्विंग करता रहेगा। ठीक है, तो ये ना एक तरह का टू एंड फ्रो मोशन है। ये क्या है सर? एक तरह का, इस तरह के मोशन को अपन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और ऑसिलेशन में इसी शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, टू एंड फ्रो। इस लाइन का बहुत प्रयोग करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान ले, अब मैंने ना मैं एक सिंपल पेंडुलम वाले ही केस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्या है कि मैं वो लड़की को बनाऊंगा, फिर झूला बनाऊंगा, मतलब झूले पे लड़की को बनाऊंगा, तो वो क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और वो बन भी नहीं पाएगा। टाइम कंज्यूमिंग होगा वो मसला नहीं है, मसला ये कि बन नहीं पाता। चलो अब अपन सब तो अपन वाली हैं, अपने वाले ही है, जरा ध्यान देंगे क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम वाले केस में क्या होगा सर? यहां से अपन ने सिंपल पेंडुलम को छोड़ा, सन्ना आते हुए यहां तक आया, फिर सन्ना आते हुए वहां जाएगा, फिर सन्ना आते हुए यहां आएगा, सन्ना आते हुए वहां जाएगा। तो सर क्या होता है ना कि यहां पे अगर आप इसको चेक करें, इसको मैं कह दूंगा राइट एक्सट्रीम। इस पोजीशन को अपन क्या कह देंगे सर? इस पोजीशन को अपन कह देंगे राइट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इस वाले पोजीशन को अपन क्या कह देंगे सर? इस वाले को अपन कह देंगे राइट एक्सट्रीम पोजीशन। और इस वाले पोजीशन को अपन क्या कह देंगे? इस वाले पोजीशन को अपन कह देंगे सर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, राइट एक्सट्रीम हो गया, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन। और अगर आप चेक करें, मेरी बात को समझें, तो इसको अपन कहेंगे मीन पोजीशन। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे सर? इसको अपन कहेंगे मीन पोजीशन। तो टू एंड फ्रो मोशन में बेसिकली क्या होता है सर? जरा गौर फरमाइएगा। टू एंड फ्रो मोशन में बेसिकली सर ये होता है कि जो बॉडी होती है ना वो मीन पोजीशन को पहले राइट से अप्रोच करती है, फिर बॉडी मीन पोजीशन को लेफ्ट से अप्रोच करती है, उसके बाद बॉडी जो होती है वो फिर से मीन पोजीशन को राइट से अप्रोच करेगी, उसके बाद जो बॉडी है वो मीन पोजीशन को लेफ्ट से अप्रोच करेगी। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन। इस तरह के मोशन को अपन क्या कहते हैं बेटा? इसको अपन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या आपको ये वाली बात चमक गई दिमाग में अच्छे से? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से चमक गया है। ठीक है, तो द मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। ठीक है, पेंडुलम किसका है सर? ये वॉल क्लॉक का पेंडुलम है। ठीक है, तो द मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक एंड अ गर्ल स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। ठीक है, एक लड़की है जो कि बैठी है झूले पे, भाई चाहो तो लड़का बैठ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है झूले को। तो अब ये झूला ऐसे जो स्विंग कर रहा है ना, तो वो भी एक तरह का क्या है सर? टू एंड फ्रो मोशन है, वो इसका रेप्लिका ही तो चल रहा है। तो वो जो स्विंग है
वो भी राइट एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर मीन को ऐसे अप्रोच करेगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर लेफ्ट साइड से मीन को अप्रोच करेगा। तो ये जो इस तरह का मोशन है कि मीन पोजीशन को पहले लेफ्ट से अप्रोच करना, फिर राइट से अप्रोच करना, फिर लेफ्ट से अप्रोच करना, फिर राइट से अप्रोच करना, इस तरह के मोशन को अपन क्या कहते हैं सर? टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको अपन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक हो गया, या फिर गर्ल स्विंगिंग ऑन अ स्विंग हो गया, आर बेसिकली कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन, आर बेसिकली कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन। और ये टू एंड फ्रो मोशन जो है ना वो हो रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द मीन पोजीशन। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है वो हो रहा है फिक्स्ड पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट हो रहा है, इसको अपन कहेंगे टू एंड फ्रो मोशन। और इसको अपन पीरियोडिक मोशन भी तो कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे ये जो पूरा एक स्विंग हो रहा है ना, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर हो रहा है, कंसिडरिंग दैट एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है। एयर फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो ऑसिलेशन है ना ये बकायदा पूरा ऐसा होता नहीं रहता है। मतलब जैसे मान ले राइट एक्सट्रीम पे अपन ने छोड़ा, यहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम तक गया, फिर वापस पूरा राइट एक्सट्रीम पे आ नहीं पाता वो, फिर हल्का सा कम दूरी तक आता है, फिर हल्का सा और कम दूरी, फिर हल्की सी कम और दूरी और कम हो जाएगी दूरी, अल्टीमेटली फिर मेन पोजीशन पे आकर के वो रुक जाता है। ऐसे ही तो होता है ना बेसिकली। तो उसको अपन कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं उसको अपन कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन की प्रेजेंस है, अगर एयर फ्रिक्शन की प्रेजेंस है तब जो अपने पास में ग्राफ बनता है, ठीक है सुनना मेरी बात को अच्छे से, जब मान लीजिए एयर फ्रिक्शन की प्रेजेंस है तब जो प्रॉपरली ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ कैसा बनेगा भाई? ये देखो, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना सर वो धीरे धीरे क्या है? कम हो जाता है। एयर फ्रिक्शन की अगर प्रेजेंस है ना सर तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना वो फिर धीरे धीरे कर करके कम हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप मुझे इतना कंफर्मेशन दे दें कि क्या आप लोग को इतनी पूरी बात समझ में आ गई है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दीज मोशंस आर बेसिकली कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशंस। इस तरह के मोशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं सर? हम इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। यहां पे होता है ना अपने पास टू एंड फ्रो मोशन, इसको अपन कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। ये चैप्टर हमारा ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर ही डेडिकेटेड रहने वाला है। सारे एग्जांपल सबसे अपन ऑसिलेटरी मोशन के लेंगे। सिंपल पेंडुलम का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको सिंपल पेंडुलम ही दिखने वाला है। ठीक है, हो गया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। तो चैप्टर की जो बेस है, चैप्टर का जो सोल है वो पकड़ में आ गया? ये सब बिल्कुल पकड़ में आ गया। ठीक है, चलिए, द स्टडी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट्स कॉन्सेप्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग मेनी फिजिकल फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस प्लेजेंट साउंड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, गिटार, वायलिन। ठीक है भाई, सितार, गिटार और वायलिन। कई लोगों को ना, लड़कों में खासतौर से क्या होता है कि उनको ना रह करके इस बात का क्या भूत चढ़ता है कि भाई गिटार सीखनी है, भाई गिटार सीखनी है, भाई गिटार सीखनी है, और जलते हैं भाई ये गिटार बजाने वाले लड़कों से। बाकी लड़के जो है वो जलते हैं, वो माने या ना माने, लेकिन जलन अंदर से क्या है होती है, क्योंकि क्या है, दे आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दे आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जब वो गिटार बजाते हैं, बिकॉज जब वो गिटार बजाते हैं तो बहुत ही प्लेजेंट साउंड होती है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या होती है सर? बहुत ही प्लेजेंट साउंड होती है। तो दैट्स व्हाई दे बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और बाकी तो खैर बात अलग ही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सितार और गिटार ये सब जो होता है ना, वायलिन बजाऊंगा, भाई गिटार खरीदना है तेरा भाई को, गिटार तो मैं खरीदूंगा इस बार, अब तू देखना मैं गिटार वाली क्लासेस भी ज्वाइन करूंगा। ये सब चीज़ों का क्या है, भूत चढ़ता रहता है लोगों को धीरे धीरे करके। कई लोग सीख जाते हैं, कई लोग क्या है बस बोलते रह जाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, मेरे को भी वैसे सीखना था यार। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस प्लेजेंट साउंड्स इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है सर? मतलब वहां पर भी क्या हो रहा है? ऑसिलेशन ही तो हो रहे हैं। वहां पर भी एक तरह का वाइब्रेशन, कुछ नहीं है, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, इट बिकम्स वाइब्रेशन। ठीक है, ऑसिलेशन ये हो रहा है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी को अपन ने बढ़ा दिया तो इट बिकम्स वाइब्रेशन। आई मेरी बात समझ में? यस सर, आ गया। तो द वाइब्रेशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, अगला एग्जांपल क्या है? द वाइब्रेशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर। ये बात बिल्कुल सही है। साउंड कैसा होता है सर? साउंड एक मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा वेव जिसको प्रोपोगेट मतलब मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए ना मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ऐसा मीडियम चाहिए होता है जिसमें कुछ पार्टिकल्स हों। तो जब
साउंड प्रोपोगेट होती है ना, तो उसमें कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन का एरिया, फिर कंप्रेशन का एरिया, फिर रेयरफैक्शन का एरिया, वो डेवलप होता है, उसी के सहारे साउंड जो है वो प्रोपोगेट करती है। तो वो भी एक तरह का ऑसिलेशन ही तो हो रहा है, कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, ठीक है, एक तरह का वाइब्रेशन ही वहां पे हो रहा है। तो द वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर। सही बात है सर। ऑसिलेशंस ऑफ एटम्स इन द सॉलिड अबाउट देयर मीन पोजीशन कन्वे द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। सर इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑसिलेशन ऑफ एटम्स in the solids about their mean positions convey the sensation of temperature। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पर क्या एटम जो होगा, क्या सॉलिड का जो एटम होगा, क्या वो सर वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा? भाई बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा होगा, रूम टेम्परेचर की भी थोड़ी बहुत तो हीट होती है। ठीक है, जैसे मान ले कि ये मेरे पास में ये पार्टिकल है, ठीक है, ये एटम है मेरे पास में, तो ये वाइब्रेट करके मान ले राइट एक्सट्रीम इसका यहां तक जा रहा होगा और लेफ्ट एक्सट्रीम इसका यहां तक जा रहा होगा। ठीक है, तीन एटम्स नहीं है सर, एटम एक ही है, एटम एक ही है। ये एटम का मीन पोजीशन है और ये एटम का मीन पोजीशन है, और ये जो मैंने बनाया है ये एटम का क्या है सर, राइट एक्सट्रीम है। ठीक है, ये एटम का मीन पोजीशन है और ये एटम का राइट एक्सट्रीम है, ये उसी एटम का क्या है सर, लेफ्ट एक्सट्रीम है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। तो दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द राइट एक्सट्रीम एंड दिस इज द लेफ्ट एक्सट्रीम। अब क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे था, अब ये ऐसा वाइब्रेट कर गया ना भाई, तुमको समझ में आ गई ये वाली बात? ये कैसा वाइब्रेट कर गया सर, ये मीन से क्या है सर, राइट तक चला गया, ये मीन से क्या है सर, लेफ्ट तक चला गया, इतना इतना गया। ठीक है, ये था एट रूम टेम्परेचर। अगर मान लो अगर टेम्परेचर को अपन बढ़ा दें, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इंक्रीज द टेम्परेचर की बात करें, अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, एट इंक्रीज द टेम्परेचर क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो एट इंक्रीज द टेम्परेचर क्या होगा सर, तो वो अपने पास पार्टिकल जो था वो अपने पास पहले मान ले मीन पोजीशन पे था, ये इसका मीन पोजीशन पे था, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो उसको एनर्जी मिल जाएगी, तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या कि वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा मतलब ये ज्यादा दूरी तक राइट में चले जाएगा, राइट एक्सट्रीम दूर हो जाएगा, ये ज्यादा दूरी तक लेफ्ट में चले जाएगा तो उसका लेफ्ट एक्सट्रीम भी दूर हो जाएगा। ये तीन एटम्स नहीं है, एक ही एटम है, लेकिन ये एटम का मीन पोजीशन है। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा वाइब्रेशन बढ़ेगा तो राइट एक्सट्रीम भी ज्यादा राइट में चले जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम भी ज्यादा लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या है सर, राइट एक्सट्रीम है। ठीक है, ये अपने पास में क्या है सर, ये अपने पास में राइट एक्सट्रीम है, और ये अपने पास में क्या है सर, ये अपने पास में है सर लेफ्ट एक्सट्रीम। आय हाय, गजब, उम्दा, शानदार। तो ये अपने पास में हो जाएगा सर मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, और ये अब अपने पास में क्या हो जाएगा, राइट एक्सट्रीम है, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, लेफ्ट एक्सट्रीम है। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात, समझ गए ना आप मेरी बात? तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा ही दूर चला गया राइट एक्सट्रीम, और ये ज्यादा ही दूर चला गया है सर क्या, लेफ्ट एक्सट्रीम। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद the oscillation of electrons in the antenna of radio, TV and satellite transmitters, अरे ब्लैक से हो गया, transmitters convey information from one place to another. communication में भी what you use is oscillation of electrons. ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर है क्या आप लोगों के दिमाग में? यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या आप लोगों के दिमाग में? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, चलिए ओके, मूविंग ऑन। अब आते हैं पीरियोडिक मोशन के ऊपर। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? देखो, पीरियोडिक मोशन जो है ना वो अपने आप को रिपीट तो करेगा। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन के जो की फीचर्स हैं वो क्या है कि पीरियोडिक मोशन जो है ना वो अपने आप को रिपीट तो करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रिपीटेटिव टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन इज गोइंग टू बी अ रिपीटेटिव टाइप ऑफ मोशन, और यहां पर अगर पीरियोडिक मोशन है तो वो फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू हैव अ फिक्स्ड time interval. This is going to have what? This is going to have a fixed time interval. It is as simple as that. Okay sir, done. तो क्या लिखा हुआ है? Periodic motion of a body is that motion which is repeated identically after a fixed time interval. ठीक है, जो अपने आप को रिपीट करेगा, तो रिपीटिव मोशन हो चुका है, और रिपीट करेगा आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल. इट इज एज सिंपल एज दैट. द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ मोशन. जो फिक्स टाइम इंटरवल जिसके बाद बॉडी अपना मोशन रिपीट करेगी उसको अपन बोलेंगे फिक्स टाइम इंटरवल, या फिर टाइम पीरियड भी कहा जाता है. कोई दिक्कत नहीं
नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जांपल्स क्या है भाई, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं पीरियोडिक मोशन के, उसमें से यहां अपने सामने क्या लिख के रखा हुआ है, द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन इज अ पीरियोडिक मोशन। जब अर्थ रिवॉल्व करती है अबाउट द सन, ये भी एक पीरियोडिक मोशन होता है। अब ये कितने दिनों में रिपीट करती है, कितना समय लगता है सर, पूरा 1 साल लगता है। सन के आसपास अर्थ को चक्कर काटने में पूरा समय कितना लग रहा है सर, पूरा 1 साल का समय लग रहा है। सो दिस इज द पीरियोडिक मोशन फॉर श्योर, दिस इज द पीरियोडिक मोशन फॉर श्योर, दिस इज द पीरियोडिक मोशन फॉर श्योर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं सन है और इसके आसपास अपन को पहले बनाना पड़ेगा क्या, ऑर्बिट। ठीक है, तो इसके आसपास ये बनाया, चलो अपन ने ऐसा ऑर्बिट बनाया, थोड़ा सामने से निकालूं क्या इसके, ठीक है। अब इस ऑर्बिट में कौन घूम रहा है सर, सन घूम रहा होगा। तो सन को एक चक्कर काटने में समय कितना लगता है सर, सन को एक चक्कर काटने में लगता है पूरा 1 साल। मतलब अर्थ को एक चक्कर काटने में पूरा लगता है कितना है सर, 1 साल लगता है। तो ये अर्थ है और ये अपने पास में क्या है सर, सन है। ठीक है, और ये पूरा चक्कर काटने में वापस से यहां पर आने में इसको समय कितना लग जाएगा सर, 1 साल का समय लग जाएगा। यहां से गया फिर वापस यहां से आया, तो पूरा 1 साल का समय इसको जो है ना वो लगने वाला है। तो इसलिए अपन कहते हैं देखो रिपीट तो करेगा अपने आप को, रिपीट तो फिर सर बेशक कर रहा है, ठीक है, इसी मोशन को वो रिपीट तो करेगा और रिपीट करेगा 1-1 साल के अंतराल पे। ठीक है सर, ओके डन। तो अपन इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दें कि द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ पीरियोडिक मोशन, एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। और उसका जो टाइम पीरियड है ना सर, वो टाइम पीरियड इसका है सर पूरा 1 साल का टाइम पीरियड। ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा क्लियर है। नाउ द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अर्थ का जो रोटेशन होता है ये अर्थ का रेवोल्यूशन है। यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, दिस इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पर हो रहा है अर्थ का रेवोल्यूशन। यहां पे क्या हो रहा है सर, अर्थ का रेवोल्यूशन हो रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड है ना सर, वो अपने पास में 1 साल का है, मतलब 365 दिन का टाइम पीरियड है। ठीक है, लेकिन अर्थ अपनी पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट भी तो करता है। तो अर्थ का जो रोटेशन होता है ना, वो होता है पूरा 1 दिन का, 24 घंटे का। ठीक है, तो द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है सर, इसका टाइम पीरियड होता है पूरा 1 दिन का, 24 घंटे का होता है टाइम पीरियड। ठीक है, इसका भी एग्जांपल तुम ले ही लो भाई, क्या दिक्कत वाली बात है। अर्थ है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, ये अर्थ है। अब क्या होगा, इसका एक रोटेशन एक्सिस होगा फॉर श्योर। ठीक है, ये अर्थ है और इसका क्या होगा सर, इसका होगा सर रोटेशन एक्सिस। ठीक है, ये इसका रोटेशन एक्सिस होगा और इसके अबाउट ही तो वो चक्कर काट रहा है, इसके अबाउट ही तो वो चक्कर काट रहा है। और ये चक्कर काटने में इसको समय कितना लग रहा है सर, इस चक्कर को काटने में इसको समय लग रहा है पूरा 1 दिन का, 1 डे, दैट इज 24 घंटे का समय लग रहा है, दैट इज 24 आवर्स का समय लग रहा है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये भी तो पीरियोडिक है और ये भी रिपीटेटिव है। तो ये भी पीरियोडिक है बिकॉज का फिक्स टाइम पीरियड है 24 घंटे का, और ये भी रिपीटेटिव है क्योंकि अपने आप को ये रिपीट करेगा। भाई अर्थ का जो मोशन है वो लगातार रिपीट तो हो ही रहा है ना सर। तो अगर रिपीटेटिव मोशन है और पीरियोडिक और टाइम पीरियड फिक्स्ड है इसका, तो दिस विल बी बेसिकली कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आ गया पूरा मसला क्लियर दिमाग में? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है अपने दिमाग में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए आपको। ये एग्जांपल मैंने इसके लिए दिया था और ये एग्जांपल इसके लिए था। डायग्राम चाहे तो बना लेना, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे लिए ही बना करके रखा था। ठीक है, हो गया? यस सर, बिल्कुल हो चुका है। निपटा देते हैं उसको सर, आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये जो घड़ी का जो कांटा होता है ना, उसका जो मोशन है सर, वो भी कैसा है? पीरियोडिक मोशन है। द पीरियड ऑफ मोशन ऑफ आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 आवर्स। ठीक है, जो घंटे वाला कांटा होता है ना, वो पूरे जैसे 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, ऐसे करके पूरा 12 बजाएगा। तो ये इसका एक खत्म हो गया, पूरा एक साइकिल खत्म हो गया। ठीक है, तो एक साइकिल पूरा खत्म करने में इट इज टेकिंग कितना? 12 घंटे का समय लग रहा है। फिर वापस से वो रिपीट कर लेगा अपने आप को। तो वो जो घंटे वाला कांटा है ना,
आर्स हैंड जो है ना उसका जो टाइम पीरियड है सर वो है पूरा 12 घंटे का, ठीक है। और उसका जो वो मिनट वाला कांटा है ना, उसका क्या होता है, मिनट वाले कांटे में क्या होता है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए, पौने घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, तो वो पूरा 1 घंटे का होता है उसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 1 आवर्स। और जो सेकंड वाला कांटा है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड, पूरा 1 मिनट, ठीक है। तो उसका जो पूरा साइकिल खत्म होता है वो 1-1 मिनट में खत्म होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो हाथ है ना उसका, सेकंड वाला जो हैंड जो कांटा है उसका टाइम पीरियड अपने पास में कितना होगा सर, 1 मिनट के बराबर, ठीक है। चलो, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ is also periodic motion. Its period of motion is 27.3 days के बराबर ये होता है इसका periodic motion का टाइम पीरियड। क्लियर है? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। चलें आगे बढ़े। ओके सर, अब आते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, तो बेसिकली क्या है ना, वाइब्रेशन में और ऑसिलेशन में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए ना, इट बिकम्स वाइब्रेशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन की अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो इट बिकम्स वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, oscillatory motion of very high frequency is called vibrational motion, या फिर it is called as vibratory motion। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो गया। तो ऑसिलेटरी मोशन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई होती है ना, तो उस तरह के मोशन को अपन क्या बोलते हैं सर? वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है सर इसके अंदर, ठीक है। तो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। मैंने कहा था ऑसिलेटरी मोशन के साथ में ये वर्ड बिल्कुल जुड़ा रहेगा। क्या है सर वो वर्ड है टू एंड फ्रो। इस बात का ध्यान रखना, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, मैंने सिखाया था कि मीन पोजीशन को पहले लेफ्ट से अप्रोच करना, फिर राइट से अप्रोच करना, फिर लेफ्ट से अप्रोच करना, फिर राइट से अप्रोच करना। ये जो पूरा मोशन है ना, इसी कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, या फिर इसको बैक एंड फोर्थ कह लो, टू एंड फ्रो, या फिर इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, ठीक है। रिपीटेडली फिक्स टाइम पीरियड अबाउट अ गिवन फिक्स पॉइंट, इसको अपन कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब फिक्स टाइम पीरियड। तो रिपीट भी करेगा और फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट करेगा। क्या बोला मैंने? रिपीट भी करेगा अपने मोशन को और फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रिपीट करेगा, तब जाकर के ये क्या कहलाता है सर? ऑसिलेटरी मोशन। और अगर इसी की मैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर इसको बढ़ा दूंगा ना, इट बिकम्स वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। ओके सर, डन। इन सच अ मोशन द बॉडी इज कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स, ठीक है। यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट्स कहेंगे इसको अपन। तो ऐसे तरह के मोशन में जो बॉडी है ना वो बहुत ही डिफाइंड, वो कन्फाइंड रहती है। ये जो बॉडी है ना वो कन्फाइंड रहती है विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स। और मैं तो बताऊं इसकी लिमिट जो है ना वो छोटी होती रहती है। राइट एक्सट्रीम हमेशा बॉडी उतने राइट तक नहीं जाने वाली, एयर फ्रिक्शन काम करेगा तो उसका राइट एक्सट्रीम धीरे धीरे क्या है, कम हो जाएगा, उसका लेफ्ट एक्सट्रीम भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अपन मान ले कि एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो दिस इज गोइंग टू बी द राइट एक्सट्रीम ऑफ द बॉडी, है ना। और फिर बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट एक्सट्रीम ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट एक्सट्रीम ऑफ द बॉडी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं क्या? दिस इज द राइट एक्सट्रीम, ठीक है। यही तो अपने पास में वेल डिफाइंड इसके लिमिट्स हैं। एक्सट्रीम राइट वाला हो गया, और ये अपने पास में क्या है सर? इसका लेफ्ट एक्सट्रीम है, ठीक है। तो यही इसकी वेल डिफाइंड लिमिट्स होती हैं। और ये होता है अपने पास में क्या सर? इसका मीन पोजीशन। तो मीन से राइट की तरफ जाएगा, फिर मीन से कहाँ पे आएगा सर? लेफ्ट की तरफ आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इन सच अ मोशन द बॉडी इज कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स। इस तरह के मोशन में जो बॉडी है वो कन्फाइंड रहती है विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स, और इसको अपन कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। और एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं मेन पोजीशन के आइदर साइड्स पे, ठीक है। राइट एक्सट्रीम उस वाली तरफ में, लेफ्ट एक्सट्रीम में पीछे वाले तरफ में, ठीक है सर। ओके सर, डन। तो दिस इज द राइट एक्सट्रीम वाला पोजीशन,
दिस इज द लेफ्ट एक्सट्रीम वाला पोजीशन, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दस अ पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इस तरह के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, देखो ये जो पीरियोडिक और बाउंडेड मोशन हो रहा है, ठीक है, ये अनबाउंडेड नहीं है सर, ये पूरा बाउंडेड है। राइट एक्सट्रीम उसके बियॉन्ड नहीं जाने वाला, लेफ्ट एक्सट्रीम इसके बियॉन्ड नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये बाउंड कर दिया आपने इसके पूरे मोशन को, तो और ये पीरियोडिक है बिकॉज ये फिक्स टाइम इंटरवल में हो रहा है सर। जैसे 1 2 3 4 सेकेंड, फिर वापस 1 2 3 4 सेकेंड, फिर वापस 1 2 3 4 सेकेंड, ठीक है। तो इस हिसाब से कहा जा रहा है कि देखो पीरियोडिक तो है और बाउंडेड लिमिट्स के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। दस अ पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। इसको अपन ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? चलें फिर आगे बढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके सर, डन 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 हो चुका है ये वाला पूरा फंडा। आगे बढ़ते हैं। तो आउट ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ओनली द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर सिंपल पीरियोडिक एज वेल एज बाउंडेड, ठीक है। देखो भाई ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया, तो वो पीरियोडिक होता है, वो बाउंडेड होता है। अब अगर उसको आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हो ना, तो मैथमेटिकल फंक्शन जो सबसे सटीक तरह से इसको एक्सप्रेस कर पाएगा वो होता है साइन का फंक्शन या कोसाइन का फंक्शन, ठीक है। देख लो भाई ये बिल्कुल सेम परिवार के लगते हैं। क्यों लगते हैं सर सेम परिवार के? इसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है 0 से 2 पाई, ठीक है। और उसका क्या है कि इसका टॉप नॉच एक्सट्रीम पोजीशन भी फिक्स्ड है, +1 तक जा रहा है। इसका बॉटम नॉच भी फिक्स्ड है, -1 तक जा रहा है, ठीक है। साइन का फंक्शन हो गया। मैं तो बोलता हूं कॉस का फंक्शन भी चेक कर ले, कॉस का फंक्शन भी चेक कर ले। तो कॉस का फंक्शन में क्या हो रहा है सर? ऐसा हो रहा है कुछ इस तरह, ऐसा पूरा मोशन चलेगा, ठीक है। तो सर आप देख सकते हैं कि ये टॉप नॉच कहाँ जा रहा है सर? टॉप नॉच अपने पास में जा रहा है सर 1 तक, ठीक है। और उसके बाद जो बॉटम नॉच है ना सर, वो भी कहाँ जा रहा है सर? -1 तक जा रहा है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ था और इसका भी क्या है? फिक्स टाइम इंटरवल क्या है सर? 0 से 2 पाई है। इसका भी जो सर फिक्स टाइम इंटरवल है ना, वो है सर 0 से 2 पाई। तो इसलिए अपन कहते हैं कि यार साइन और कोसाइन का जो फंक्शन होता है ना, वो सबसे सटीक तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट ऑसिलेटरी मोशन इन सेंस, ठीक है। तो ये साइन का फंक्शन है, ये साइन थीटा वाला ग्राफ मैंने बना के रखा था आप लोग के लिए, और ये कॉस थीटा वाला ग्राफ बना के रखा था, ठीक है। बस इकलौता रीजन वही है भाई, पीरियोडिक में क्या हो रहा है, सॉरी ऑसिलेटरी में क्या हो रहा है कि सर टाइम पीरियड फिक्स्ड है, तो भाई साइन का और कॉस का भी टाइम पीरियड फिक्स्ड है 2 पाई के बराबर। वो सर बाउंडेड लिमिट्स में मूव करते हैं, राइट एक्सट्रीम फिक्स्ड है, लेफ्ट एक्सट्रीम फिक्स्ड है। तो यहां पर भी टॉप नॉच फिक्स्ड है +1, बॉटम नॉच फिक्स्ड है -1, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर। इसलिए अपन इसमें साइन या कोसाइन के फंक्शंस को तरीके से यूज कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस को यूज करने में, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने में। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। और इसको अपन ना हार्मोनिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं सर? ये जो वर्ड था ना हारमोनियम, वो भी इसी तर्ज पे आया था कि भाई अपने आप को रिपीट करेगा, सारे गामा पाधानी सा, रे गामा पाधानी सा। आई मेरी बात समझ में? तो ये भी एक तरह का क्या है कि पीरियोडिक मोशन है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो हार्मोनिक फंक्शन जो है वो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, जो कि हार्मोनिक मोशंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का सबसे शानदार जरिया साबित होता है। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हो गया है पूरा फंडा? यस सर, क्लियर हो चुकी है पूरी चीजें। आगे आ जाओ बेटा। उसके बाद क्या लिखा है? लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्या एग्जाम्पल्स होंगे अपने पास में ऑसिलेटरी मोशन के? तो द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक इज ऑसिलेटरी मोशन, जो हम पहले से देख चुके थे। उसके बाद द मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड वंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ इज आल्सो ऑसिलेटरी। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अपने पास में फिक्स सीलिंग है, अरे भाई सिंपल पेंडुलम वाला केस, हम जानते हैं कि ये रहता है सर इसका मीन पोजीशन, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसके मीन पोजीशन से राइट में डिस्प्लेस कर देता हूं, कर देता हूं, तो क्या होगा सर? तो सर होगा ये कि अब ये आ जाएगा राइट में, है ना, ऐसा आ गया अभी ये, एंड दिस इज इट्स राइट एक्सट्रीम पोजीशन। अब क्या बोला गया है कि इसको पहले इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दीजिए, उसके बाद देन इट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, मतलब इसको अपन छोड़ देंगे, ठीक है। अब जब इसको अपन छोड़ देंगे ना तो ये ऐसे ऑसिलेट कर करके यहां तक आ जाएगा अपने आप। आई मेरी बात समझ? ऑसिलेट ऐसे करके स्विंग करके लेफ्ट एक्सट्रीम तक आ जाएगा, फिर ये ऐसे ही मूव करते रहने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये पहले मीन पोजीशन पे था, उसके बाद सर कहाँ पहुंच गया? उसके बाद सर ये पहुंच गया अपने पास में राइट वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन से आपने उसको डिस्प्लेस करवाया तभी ना गया,
मेन पोजीशन से आपने डिस्प्लेस करवाया, तब गया वहां पे राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर मूव करके फिर वो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक भी आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना सा पूरा फंडा होता है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में बाकायदा पूरा क्लियर आउट हो चुका होगा। ठीक है, चलिए सर। तो द मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग व्हेन द लोड अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज पुल्ड वंस अ लिटिल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड देन लेफ्ट टू इटसेल्फ। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया था वो इसके लिए बनाया था। तो आप, मैं चाहूंगा कि ये लो भाई, ये ठीक है, और मैं इसको हल्का सा अगर ऊपर शिफ्ट कर सकूं तो मजा आ जाएगा। पहले छोटा कर दूं क्या? बिल्कुल सर, उम्दा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। दूसरा वाला क्या होता है? मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। तो सर यहां पे क्या, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस यू हैव दिस फिक्स सीलिंग, ठीक है, और उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6, बस। ठीक है, और क्या करा आपने यहाँ पे ना, कोई लोड अटैच कर दिया है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है सर, आपने किसी लोड को यहाँ पर अटैच करके रख दिया है। ठीक है, आपने किसी लोड को यहाँ पर अटैच करके रख दिया है। अब क्या है कि अगर मैं इस लोड को नीचे की तरफ पुल करता हूं, ठीक है, मानना, मेरी बात सुनना, मेरी बात को अच्छे से, अगर मैं इस लोड को ना नीचे की तरफ पुल करता हूं तो बेसिकली डायग्राम सेटअप कैसा बनने वाला है, मेरी बात समझें आप जरा। इसको मैंने करा तो अब ये खींचेगा नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पूरा गाना थोड़ी गा दूंगा 13 तक भाई। तो यहाँ पे आपने इसको क्या है, स्ट्रेच कर लिया था, तो ये अपना लोडेड स्प्रिंग को आपने पुल कर लिया नीचे की तरफ। तो आप लोग एक बात समझें, जब आपने इसको नीचे की तरफ पुल किया तो यहाँ पर नीचे क्या लग रहा है सर, नीचे लग रहा है अपने पास में डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, जब आपने इसको नीचे पुल किया है तो नीचे अपने पास में क्या लग रहा है सर, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है। और जब डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे काम करेगा तो फिर इसका रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ काम करेगा सर, इसका रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो डिफॉर्म आपने नीचे की तरफ करा है तो उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ काम करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स उसको ऊपर की तरफ लेकर के आ जाएगा। ठीक है, फिर ये पूरा मेन पोजीशन पे नहीं आएगा बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये मीन पोजीशन को ओवरशूट करके हल्का सा ऊपर चले जाएगा। तो फिर क्या है कि ये इसका वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, जो कि एयर फ्रिक्शन की वजह से इवेंचुअली रुक भी जाएगा, लेकिन हो तो रहा है फिर भी 2 सेकंड के लिए भी हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशन तो सर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग वाला हो गया ना, ये इसका डायग्राम आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर बना के रख दिया। ठीक है, उसके बाद मोशन ऑफ लिक्विड कंटेन्ड इन अ यू शेप ट्यूब व्हेन इट इज कंप्रेस्ड वंस अ लिटिल इन वन लिम्ब एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ, दैट इज इट बिकम्स ऑसिलेटरी मोशन। इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर, इसका डायग्राम जरा अपन यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा होता है सर, मान लीजिए ठीक है, ओके, ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड तो भरा होगा, यहाँ पर सर लिक्विड तो भरा होगा। तो पहले मान लेते हैं कि लिक्विड जो था ना सर वो ऐसा भरा हुआ था, इस लेवल तक मान लें क्या? यस सर, लिक्विड जो है ना सर अपन मान लेते हैं कि इस लेवल तक जो लिक्विड है वो पूरा सर भर के रखा हुआ था। अब क्या हुआ कि फिर आपने इसको कंप्रेस करा किसी एक साइड से। ठीक है, फिर आपने क्या करा सर, इसको फिर आपने कंप्रेस करा किसी एक साइड से। आपने इसको लिक्विड को एक साइड से जो है ना सर कंप्रेस कर दिया। जैसे आप इसे कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, ये यहां से झुक जाएगा लेकिन वहां से ऊपर उठ जाएगा। मैं हल्का सा स्पेस बना दूं यहां पे ताकि ओवरफ्लो वाला कंडीशन ना डेवलप हो। ठीक है, ओवरफ्लो की कंडीशन ना डेवलप हो। तो अब क्या करा, अगर मैं इसे कंप्रेस करूंगा इस साइड से तो बेसिकली क्या होगा, ये यहां से लिक्विड जो है ना वो गायब होगा। ठीक है, अगर मैंने कंप्रेस करा इसको यहाँ से तो ये जो लिक्विड है ना सर वो यहाँ से गायब हो जाएगा। इतना हिस्सा गया, ठीक है, इतना हिस्सा जो है ना सर लिक्विड का, इसका तो आस्ता लवीस्ता हो गया। ठीक है, ये निपट ही आएगा। इसको मैंने कंप्रेस किया था सर, तो मेरे पास मान लो कोई अपने पास कोई फ्रिक्शनलेस पिस्टन रहा होगा जिसके सहारे से मैंने इसे कंप्रेस किया होगा नीचे की तरफ। तो इनिशियली द लिक्विड लेवल वाज लाइक हियर, और ये नीचे की तरफ गया तो अप्लाइड फोर्स था, इसके वजह से लिक्विड ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा सर, जो ये लिक्विड है ना ये ऐसे ऊपर की तरफ जो है उठ जाएगा,
ये लिक्विड जो है ना सर वो ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो उठ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, अब मान लिया मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे, तो ऐसा क्या है, इसका ऑसिलेशन जो है ना बाकायदा वो चलता रहेगा। अब उसमें भी क्या होता है, ग्रेविटी अपना रोल प्ले करेगी और उसके बाद ऑसिलेशन सदैव के लिए नहीं चलता रहेगा, कुछ समय तक चलेगा फिर बंद हो जाएगा। आया समझ में? पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो ये थे अपने पास में सारे के सारे एग्जांपल्स जो कि आपको बताने थे, विच आर बेसिकली कनेक्टेड टू ऑसिलेटरी मोशन इटसेल्फ। हो गया पूरा फंडा क्लियर? यस सर, जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारे पास में इसका इंट्रोडक्शन एंड पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो फिर बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग जैसे ही वीडियो रिलीज होता है ना, उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, जो फीडबैक्स होते हैं, जो सजेशंस होते हैं, उसको हम लोग बाकायदा पढ़ते हैं, बिकॉज उन्हीं पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।